Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's daily news analysis. So आज 28 फरवरी आ चुकी है और आपका फेब मंथ भी एंड हो चुका है. आई होप कि आपका जो जनवरी फरवरी मंथ है एटलीस्ट जीके के हिसाब से बाकी सेक्शन से एटलीस्ट ज्यादा प्रिपेयर होगा. एंड आई एक्सपेक्ट कि जो भी रेगुलर हमारे फॉलोअर्स हैं वो इस न्यूज एनालिसिस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और इसके एंड में जो 20 जीके क्वेश्चंस है उनका वो एक क्वेश्चन बैंक भी प्रिपेयर कर रहे हैं. बिकॉज बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि अगर आपने इन 20 जीके क्वेश्चंस का जनवरी से लेके आपके एग्जाम तक के अगर आपने क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर लिया, करंट अफेयर से बाहर एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा. करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं एंड शायद हो सकता है स्टैटिक के भी जो करंट अफेयर्स से रिलेट करते हैं वो क्वेश्चंस भी आपके सारे के सारे कहां पे आएंगे, इन्हीं 20 जीके क्वेश्चंस में आपको वो विजिबल होंगे. ओके, सो इट इज एडवाइजेबल टू यू कि आप 21 जीके क्वेश्चन जो 20 जीके क्वेश्चंस हैं आपके उनका क्वेश्चन बैंक जरूर से बनाएं. अगर आप एक नॉन क्लैट प्रेप स्टूडेंट हैं तो इट इज एडवाइजेबल कि आप इनके नोट्स भी प्रिपेयर करें. Okay, so let's start with the last news analysis of the February month. Okay, so let's start with the first news. First news जो है, I have taken this photograph because this is the photograph on front of the Indian Express. Okay, तो आज मैंने क्या करा है, इंडियन एक्सप्रेस को प्रायोरिटी पे रखा है और फिर आपके जो हिंदू की न्यूज है वो सेकेंडरी रखी है. देर आर 3 इंपॉर्टेंट न्यूज टुडे इन बोथ द न्यूज़पेपर. दोनों ही न्यूज़पेपर के फ्रंट पे ये न्यूज आपकी अवेलेबल है. सबसे पहले एक्साइज पॉलिसी की न्यूज है. सेकंड जो एक बड़ी इंटरनेशनल न्यूज है, अगेन अ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, इज द रिलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड द रीसेंट डिक्लेरेशन ऑफ पाकिस्तान ऑफ ओपन वॉर अगेंस्ट तालिबान गवर्नमेंट. तो यहां पे पाकिस्तान अफगानिस्तान का हिस्ट्री क्या रहा है और करंटली क्या क्या फैक्टर्स उनके रिलेशंस को अफेक्ट कर रहे हैं और इसका फ्यूचर इंप्लीकेशन क्या होगा उसको हम डिटेल में समझेंगे. तीसरी न्यूज है जो अभी हमने रिसेंटली आपकी जनवरी में डिस्कस करी थी, विच वाज रिगार्डिंग कि जीडीपी जो है उसका हमने नया बेस ईयर करा है, उसके अलावा उसके अंदर में कुछ और चेंजेस करे गए. तो उस नए जो जीडीपी सीरीज है उसके अकॉर्डिंगली पहली कैलकुलेशन जीडीपी की हमने अब डिस्क्लोज कर दी है, जिसके बाद हमारी जीडीपी में बिकॉज ऑफ चेंज इन मैथोडोलॉजी, नॉट बिकॉज कि हमने कुछ ग्रोथ करी है बट बिकॉज हमने मैथोडोलॉजी चेंज करी है, इसलिए हमारे जो प्रोजेक्शंस हैं जीडीपी ग्रोथ के वो थोड़े से इंक्रीज हुए हैं. ओके, नंबर्स में थोड़े से लेकिन एक्चुअल इंपैक्ट उनका इकोनॉमी पे वो बहुत बड़ा है. ओके, इसके अलावा कम से कम मैं कहूं तो 5 से 6 आपके लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं. वो जो वन लाइनर्स मैंने आपके लिए चूज करे हैं उसमें आपको कम से कम नहीं तो 3 से 4 स्टैटिक जीके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके भी आंसर्स मिलेंगे. ओके, एंड इन सब के बाद फाइनली हम हमारे इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे जो 20 जीके क्वेश्चन स्पेशल बनते हैं आज के उनको आपका डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहां पे जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी थी या दिल्ली एक्साइज केस पॉलिसी केस है क्या और अब करंटली ट्रायल कोर्ट ने उसमें क्या हेल्ड डाउन करा है. ओके, तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को समझने के लिए, केस को समझने के लिए आपको दिल्ली एक्साइज की पॉलिसी को समझना पड़ेगा. तो चलते हैं हम पीछे थोड़ा सा. ईयर था 2021, नवंबर ऑफ 2021. दिल्ली की जो गवर्नमेंट थी अंडर आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, अरविंद केजरीवाल की जो गवर्नमेंट थी, वो एक एक्साइज पॉलिसी लेकर आती है जिसके अंदर में ये जो इनकी लिकर पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी डील करता है लिकर का सेल कैसे होगा किसी स्टेट या यूटी के अंदर में. ओके, इससे एक आइडिया आप ये लगा सकते हैं कि जो आपका लिकर का बिजनेस है इंडिया में, जो लिकर का बिजनेस है इट इज अंडर स्टेट. ओके, यानी कि जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यानी कि लिकर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी उसको स्टेट रेगुलेट करता है. तो यहां पे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के अंदर में दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम पूरी जो यहां पे लिकर को सेल करने की पॉलिसी है दिल्ली के अंदर में उसको चेंज करेंगे. ओके, तो पुरानी पॉलिसी क्या थी, पहले एक मिक्स मॉडल था. मिक्स मॉडल का मतलब ये था कि यू वुड फाइंड शॉप्स जो गवर्नमेंट भी रन करती है एंड यू वुड फाइंड शॉप्स जो प्राइवेट रिटेल शॉप्स भी रन करती हैं. यानी कि एक मिक्स मॉडल था, गवर्नमेंट रन शॉप्स भी हैं और एक आपकी इंडिपेंडेंट प्राइवेट शॉप्स भी हैं. अब यहां से गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम गवर्नमेंट को लिकर सेलिंग के
के बिजनेस से बिल्कुल बाहर निकालेंगे। और उस टाइम उन्होंने ये शोकेस करा कि गवर्नमेंट का लिकर सेल करने का कोई काम नहीं है, हम यहां पे बेटर ऑफ हैं अगर हम इसे रेगुलेट करते हैं, अगर हम इसमें कंपटीशन इंक्रीज करेंगे, सो नंबर ऑफ शॉप्स इंक्रीज होंगी तो कंपटीशन इंक्रीज होगा, और जितना रेवेन्यू यहां पे वो जनरेट करेंगे उतना ही ज्यादा टैक्सेस जो है, एक्साइज जो है वो गवर्नमेंट को मिलेगा। ओके, तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ उन्होंने नया मॉडल स्टार्ट किया, फुली प्राइवेटाइज रिटेल सिस्टम। ओके, फुली प्राइवेट यानी कि गवर्नमेंट नहीं रहेगी, सारे प्राइवेट कंपनीज रहेंगी। ओके, इसके की फीचर्स क्या थे? गवर्नमेंट पूरा का पूरा रिटेल का जो लिकर बिजनेस है उससे मूव आउट कर जाएगी। अब यहां पे समझना क्या है, रिटेल से निकल रही है इसका मतलब यह है कि होलसेल पे या फिर मैन्युफैक्चरिंग अगर होती, तो वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग है या होलसेल का बिजनेस है उसके अंदर में गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व थी तो वो कंटिन्यू करेगी, लेकिन रिटेल का जो बिजनेस है वहां से वो अपने आप को एग्जिट कर लेगी। दूसरा क्या है, दिल्ली को डिफरेंट रिटेल जोन्स में डिवाइड करा गया। तो दिल्ली इज अ बिग यूनियन टेरिटरी, लॉट ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन दिल्ली, तो वहां पे जो दिल्ली है उसको डिफरेंट आपके बिजनेस जोन्स में या रिटेल जोन्स में डिवाइड करा गया। यहां पे कोशिश ये थी कि रिटेल जोन्स में डिवाइड करने की कि एक अगर कोई रिटेलर है जिसको एक जोन के अंदर में अगर कोई शॉप्स मिल गई, सो दैट पर्सन शुड नॉट बी हैविंग अ रिटेल शॉप इन अदर जोन्स। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर यहां पे एक ही पर्सन सबको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा तो फिर ये मोनोपोली हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा कि यहां पे रिटेल जोन्स जो हैं वो आपके एक रिटेल जोन्स में डिवाइड किया जाएगा, और एक जो आपका रिटेलर है उसको एक जोन से ज्यादा के अंदर में शॉप्स नहीं दी जाएंगी। ओके, एंड सो दैट यहां पे मैक्सिमम रेवेन्यू मिले, सारे रिटेल जोन्स में जो शॉप्स आई करी जाएंगी उन सबको ऑक्शन किया जाएगा प्राइवेट लाइसेंसीज को। यानी अगर आप लेट से लिकर का बिजनेस दिल्ली में करना चाहते हो तो एक ओपन ऑक्शन होगा, आप उसमें अपनी जो भी आपकी वहां पे बिड है वो उसको प्लेस करोगे, अगर आपकी बिड गवर्नमेंट के लिए हाईएस्ट होगी तो आपको वो शॉप एलोकेट कर दी जाएगी। तो इस तरीके से रिटेल जोन करा जाएगा। थर्ड, इसका फायदा क्या होगा? ग्रेटर कमर्शियल फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसिंग एंड प्रमोशन। तो यहां पे गवर्नमेंट जो है वो प्राइसेस को फिक्स नहीं करेगी यहां पे, बिकॉज ओपन कंपटीशन है, तो अगर एक रिटेलर है वो दूसरे से कंपीट करना चाहता है प्राइस में तो अकॉर्डिंगली वो अपनी प्राइसेस को कम करेगा, तो यहां पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी और प्रमोशंस में ज्यादा फायदा मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहीं ना कहीं यहां पे ये शोकेस करता है कि गवर्नमेंट यहां पे मोनोपोली क्रिएट नहीं करना चाहती, वो यहां पे कोई माफियोजा टाइप क्रिएट नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या करा, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं खुद वो होलसेलर नहीं बन सकते, तो जो मैन्युफैक्चरर वो होलसेलर नहीं बनेगा, यानी मैन्युफैक्चरर अलग कंपनीज रहेंगी, होलसेलर्स अलग रहेंगे और रिटेलर्स जो है वो अलग रहेंगे। ओके, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो मैन्युफैक्चरर है, अगर मैन्युफैक्चरर ही होलसेलर बन जाएगा तो यहां पे मैन्युफैक्चरर जो है वो प्राइसेस डिसाइड कर सकता है। होलसेलर अगर बीच में कोई और है तो अगर एक मैन्युफैक्चरर की प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं तो वो किसी और मैन्युफैक्चरर से यहां पे आपकी जो लिकर है उसको बाय कर सकता है। इसके बाद जो रिटेलर्स होंगे दे आर सपोज टू प्रोक्योर फ्रॉम इंडिपेंडेंट होलसेलर्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहां पे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर जो है वो एक तीनों सेम पार्टी नहीं हो सकते हैं, कोई भी एक दो पार्टीज भी नहीं हो सकता है। मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स को सेल करेगा, होलसेलर्स जो होंगे वो रिटेलर्स को सेल करेंगे। ओके, एवरी रिटेलर किसी भी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बाय नहीं करेगा, वो डिफरेंट आपके जो होलसेलर्स होते हैं सिर्फ उनसे बाय करेगा। तो यानी कि यहां पे ऑन पेपर ये जो पॉलिसी है ये एकदम क्लीन दिख रही है, इसमें दिख रहा है कि दे वांट कि गवर्नमेंट को बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए, और इसके बाद यहां पे कभी भी कोई करप्शन ना हो, यहां पे कोई भी मोनोपोली क्रिएट ना हो, इसलिए उन्होंने तीनों मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर्स को यहां पे सेपरेट रखा। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या था इनका कि देखिए ब्लैक मार्केट और कार्टेलाइजेशन, मैन्युफैक्चरर होलसेलर एक हो जाएगा तो कार्टेलाइजेशन करने के इश्यूज रहते हैं यहां पे। एक्साइज रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो शॉप ज्यादा खुलेंगे, एक दूसरे से कंपीट करेंगे तो अकॉर्डिंगली इनको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। लेकिन इस पॉलिसी के ऊपर पे कुछ एलिगेशंस आते हैं एंड गवर्नमेंट को ये रियलाइज होता है कि हमने जो एक्सपेक्टेशंस करी थी एक्साइज रेवेन्यू की, उतना एक्साइज रेवेन्यू नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑल्दो दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट, जो डिफरेंट रिटेलर्स एंड डिफरेंट होलसेलर्स हैं उन्होंने कार्टेलाइजेशन कर लिया है। बिकॉज ये कैसे हुआ कि जो लोग पहले से प्राइवेट बिजनेसेस में थे रिटेल लिकर के उन लोगों ने क्या करा, पहले से प्लानिंग करके कार्टेलाइजेशन कर रखा है, और इसलिए जुलाई 22 में एक ही साल के अंदर में एक्साइज पॉलिसी एंड कर दी।
तो जब यहां पे गवर्नमेंट ने सडनली एक साल में ही एक्साइज पॉलिसी चेंज करी कि यस अगेन गवर्नमेंट वापस से अपनी शॉप्स को ओपन करेगी बिकॉज यहां पे ये लोग सही से इस पॉलिसी को रन नहीं कर रहे हैं, तो इसके ऊपर पे कंट्रोवर्सी होना स्टार्ट हुआ। फिर एलिगेशंस है। एलिगेशंस क्या है कि यहां पे कुछ प्रोविजंस को इस तरीके से टेलर किया गया था कि एक जो लिकर लॉबी है जिसको साउथ ग्रुप कहा जाता है, साउथ ग्रुप इसलिए नाम पड़ा बिकॉज ऑल ऑफ द मोस्ट ऑफ द रिच पीपल in Delhi live in the southern south part of Delhi, South Delhi और South Extension. ओके, तो उधर आपको ज्यादातर जो पॉश क्लास है, रिच क्लास है, यू वुड फाइंड इट इन द साउथ ग्रुप, ओके, साउथ ऑफ दिल्ली। तो यहां पे एलिगेशन पहला क्या लगा कि यहां पे जो कुछ प्रोविजंस थे उनको टेलर किया गया है सो दैट इस ग्रुप को, साउथ सदर्न ग्रुप को यहां पे बेनिफिट मिल सके। ओके, दूसरा ये है होलसेलर के मार्जिन को रिस्ट्रक्चर करा गया सो दैट सर्टेन डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहां पे बेनिफिट हो सके। ओके, तो सदर्न ग्रुप जो है ये बेसिकली रिटेलर्स हैं, ज्यादातर सारे रिटेलर्स हैं। तो होलसेल के मार्जिन को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा गया, रिस्ट्रक्चर करा गया कि यहां पे जो बाकी के डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको बेनिफिट हो। फॉर एग्जांपल कि होलसेलर यहां पे इस परसेंट से ज्यादा जो एमआरपी है उससे इस परसेंट से ज्यादा वो कमीशन नहीं ले सकता है। ओके, तीसरा क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी इसी तरीके से चेंज किया गया कि ये जो साउथ ग्रुप वाले लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द शॉप जो हैं वो इनको एलोकेट हो सके। ठीक है, और फिर फाइनल एलिगेशन क्या आया कि जब टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद में लाइसेंस फी को रिस्ट्रक्चर करा गया। अब ऐसे समझिए कि जब मैं ऑक्शन कर रहा हूं तो मैंने लेट से कि लाइसेंस फी बताई थी कि एक शॉप को लेट से 10 लाख पर मंथ, 10 लाख पर मंथ की आपको लाइसेंस फी देनी है। ओके, अब जब इतनी बड़ी लाइसेंस फी है, यूजुअली लिकर की शॉप्स के लिए लाइसेंस फी हाई होती है, तो जब 10 लाख है तो हो सकता है बहुत सारे लोग ये देखें कि यार पर मंथ 10 लाख का लाइसेंस फी अगर देना पड़ेगा तो पॉसिबली मैं इसको यहां पे नहीं दे सकता हूं, तो बहुत सारे लोग ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहां पे गवर्नमेंट ने क्या करा, टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में लाइसेंस फी को यहां पे स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर दिया जाता है। लेट्स से 10 लाख की जगह एग्जांपल दूं तो 8 लाख हो गया। तो हो सकता है यू आर समवन जो पहले 8 लाख के लिए रेडी था बट 10 लाख से आपके हिसाब से जो फाइनेंस है वो नहीं वर्क कर रहा था। ओके, तो यहां पे कहीं ना कहीं एलिगेशन जो होते हैं वो सामने आते हैं और इसके बेसिस पे सीबीआई एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट केसेस फाइल करते हैं। ओके, तो यहां पे सीबीआई को जो केस मिला है, अभी जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आया इट इज विद रिगार्ड टू सीबीआई केस, और दूसरा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल करते हैं बिकॉज देयर वाज सर्टेन एलिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आल्सो। ये जो केस है अभी पेंडिंग है, लेकिन जो सीबीआई केस का जो आपका यहां पे डिसीजन आया है, अगर ये आगे भी अपहोल्ड होता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो यहां पे ईडी का जो केस है वो स्टैंड नहीं करेगा। तो ये चीज क्यों हो रही है इसको भी हम समझेंगे, ये एक लीगल रीजनिंग का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए। ओके, लेकिन पहले हम आते हैं कि करप्शन के और कॉन्स्पिरेसी के क्या क्या एलिगेशन लगाए। तो उस टाइम में बीएनएस नहीं आया था, तब आईपीसी ही था। तो यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। ओके, सो 2021 में बीएनएस नहीं आया था, 2023 में आपका बीएनएस आया। 1 जुलाई 24 से आपका बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए आपके इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हुए हैं। तो यू टेल मी वैसे बीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। ओके, तो आईपीसी के अंदर में केस फाइल होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसमें आप एमपीज, एमएलएस, आपके जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट में आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में करप्शन का केस फाइल कर सकते हो। तो यहां पे जो आपके ऑफिस होल्डर्स हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया एंड बाकी के भी करीब 23 पीपल ऑल रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टी, उन सबके अगेंस्ट में अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन का केस फाइल होता है कि इन्होंने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया है। तीसरा ये है यहां पे अनड्यू पिक्यूनरी एडवांटेज टू प्राइवेट एंटिटीज। तो यहां पे आपने किस तरीके से फायदा उठाया, गलत फायदा उठाया कि आपने प्राइवेट एंटिटीज को यहां पे अनड्यू पिक्यूनरी मतलब पैसे का एडवांटेज दिया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को यहां पे लॉस हो रहा है, नहीं तो अदरवाइज ये प्रॉफिट गवर्नमेंट को होता। कितना लॉस बताया कि करीब करीब इस एक्ट की वजह से, इस पॉलिसी की वजह से जो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में, उससे करीब करीब 580 करोड़ का यहां पे गवर्नमेंट को नोशनल लॉस हुआ है। नोशनल लॉस, मैंने यहां टर्म यूज करा है नोशनल।
नोशनल लॉस का मतलब यह है कि ये प्रूवन लॉस नहीं है, लेकिन अगर ये एक्साइज पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करी जाती तो यहां पे 580 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किसको मिल जाता? गवर्नमेंट को मिल जाता। अब नहीं मिल रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 580 करोड़ का हम उसे नोशनल लॉस कह सकते हैं। इसके बाद यहां पे देयर वर सर्टेन रिपोर्ट्स कि यहां पे कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है सीबीआई को कि करीब 100 करोड़ की जो साउथ ग्रुप है, बाकी के रिटेलर्स हैं, दे हैव गिवन अराउंड 100 करोड़ का ब्राइब टू द आम आदमी पार्टी। ओके, तो यहां पे व्हाट दे आर सेइंग कि 100 करोड़ की ब्राइब दी गई है आम आदमी पार्टी को। एंड लेटर यहां पे सीबीआई क्या एलिज करती है, एलिगेशन है ये सारे, कि ये जो पैसा है 100 करोड़ का ब्राइब है, इट वाज यूज्ड इन गोवा के जो इलेक्शन थे उसमें। तो गोवा में जो आपका इलेक्शन कैंपेन था, ऑल ऑफ दिस मनी was used by आप in the Goa elections also. ओके, एंड यहां पे दे एलिजेड के कुछ हवाला ट्रांजैक्शन हुए हैं। बेसिकली हवाला ट्रांजैक्शन होते हैं जब आप लेट्स से एक जुरिडिक्शन से, इंडिया से पैसा बाहर ले जाना चाहते हो या बाहर का पैसा इंडिया में आप कन्वर्ट करना चाहते हो वाया अंगड़िया फर्म्स। अंगड़िया इज एन ओल्ड वे जिसमें आप हवाला ट्रांजेक्शन करते हो। अंगड़िया जो एक आपका ट्रेडिशनल सिस्टम रहा है जिसमें एक अंगड़िया आपका इंडिया में होगा, एक लेट से एक पर्सन आपका यूके में होगा। तो यहां पे इट इज अ टोटली ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम। तो अंगड़िया फर्म्स क्या करती हैं कि अगर लेट से आपको यूके में किसी को लेट से 50 लाख रुपए सेंड करने हैं, ओके, तो अगर आप नॉर्मल चैनल से करोगे तो या तो अलाउ नहीं होगा 50 लाख एक साथ भेजना, आप 5 लाख 10 लाख तक भेज सकते हो, या फिर उसमें आपका टैक्स बहुत लगेगा। तो यहां पे आप इलीगल तरीके से अंगड़िया फर्म्स को यूज करके हवाला ट्रांजैक्शंस करते हो, जिसमें आप टैक्स भी सेव करते हो और बहुत बार जो ब्लैक मनी होता है उसको भी आप इस तरीके से ट्रांसफर करते हो। कैसे होता है? तो यहां पे जो उसका एजेंट होगा अंगड़िया फर्म्स का, वो उसको आप दिल्ली में या लेट से मुंबई में आप पैसा दोगे इंडिया में, और वो 50 लाख रुपीस का जो अमाउंट है उसका जितना आपका पाउंड बनेगा यूके के अंदर में, उतना पाउंड, लेट्स से अगर 20,000 पाउंड बनता है तो 20,000 पाउंड रुपीस वो क्या 20,000 पाउंड क्या करेगा, वहां पे जिसको आपको सेंड करना है उसका एजेंट यूके में उसको प्रोवाइड कर देगा। ओके, एंड ऑब्वियसली इसमें बीच में जो कमीशन लेंगे वो कमीशन बन जाएगा। तो यहां पे ये एलिगेशंस लगाई जाती है। ये वाला जो केस है, ये वाला जो सीबीआई का केस है, ये ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, कहा कि यहां पे कोई भी एलिगेशन जो है वो प्रूव नहीं होता। ओके, इसके साथ में एक ईडी का केस, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस जो है वो भी होता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इंडिया में वो एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से डील करती है। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? लॉन्ड्री में आप क्या करते हो? कपड़े धोते हो, काले कपड़े, गंदे कपड़ों को साफ करते हो। तो मनी लॉन्ड्रिंग सिंपली मींस कि आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए ब्लैक मनी जो है उसकी डेफिनेशन बहुत वाइड है। किसी इलीगल एक्टिविटी से जो अर्न मनी है उसे भी ब्लैक मनी कहा जाता है, और कोई ऐसा पैसा जिसका आपने टैक्स नहीं पे किया है वो भी ब्लैक मनी में आता है। लेकिन जब मैं यहां मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिकली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जिस मनी लॉन्ड्रिंग की बात करी जा रही है, ये टैक्स के बचाए हुए पैसे की नहीं है, ये है विथ रिगार्ड टू मनी गेन थ्रू इलीगल एक्टिविटीज। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर यहां पे कोई टैक्स नहीं पे कर रहा है तो वो इनकम टैक्स एक्ट में ऑफेंस है, वो भी क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में ऑफेंस है। और यहां पे जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये डील करता है विथ रिगार्ड टू दोज कन्वर्जन और लॉन्ड्रिंग ऑफ ब्लैक मनी जो आपका एक इलीगल एक्टिविटी से गेन किया गया हो। तो यहां पे जो मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस हैं उसके अंदर में ये ईडी का केस है कि ये जो करप्शन किया गया है, ये ऊपर का जो करप्शन किया गया है, इससे जो आपका पैसा जनरेट हुआ है इसको वाइट किया जा रहा है। यानी कि ये जो ब्राइब दी गई है जो आम आदमी पार्टी के अकाउंट में गई है, ये सब क्या, ये सब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। कि यहां पे आपने करप्शन से जो पैसा जनरेट करा है, इस पैसे को आप क्या कर रहे हो, जब आम आदमी पार्टी के अकाउंट में डाला जा रहा है तो आप इसको ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हो। ओके, और पहली बार ऐसा इंस्टांस देखा जाता है जहां पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, सो दिस इज द फर्स्ट इंस्टांस जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक्यूज बनाया जा रहा है। तो इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये कभी नहीं हुआ, चाहे बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे कितना ही फाइट करें, कभी भी किसी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को एक्यूज नहीं बनाए। लेकिन यहां पे पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को, इंक्लूडिंग देयर कन्वीनर्स और द मेन पर्संस इन द पार्टी, इन सबको यहां पे गिल्टी या यहां पे एक्यूज डिक्लेयर कर दिया जाता है। ओके, तो यहां पे ये ईडी का केस है। लेकिन अब आप यहां समझिए कि ईडी के केस के लिए, पीएमएलए के मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए आपको इलीगल एक्टिविटी दिखाना, करप्शन दिखाना कंपलसरी है।
लेकिन यहां पे इश्यू क्या हो रहा है कि अगर सीबीआई का केस फेल हो जाता है, अगर सीबीआई के केस में ये प्रूव नहीं हो रहा कि करप्शन हुआ है, तो यहां पे ईडी का जो केस है वो आपका आगे रन कर ही नहीं सकते हो। इट हैज टू बी डिसमिस्ड। व्हाई? बिकॉज यहां पे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम शो करना पड़ेगा, करप्शन शो करना पड़ेगा, तो ही आप मनी लॉन्ड्रिंग अलीज कर सकते हो। तो इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो स्टैंड कोर्ट में नहीं कर सकता है। ओके, और ट्रायल कोर्ट ने भी यही ऑर्डर दिया। जैसे कि यहां पे एलिगेशंस क्या थे कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कुछ गड़बड़ करी गई है। तो यहां पे क्या देखा जाता है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर में जो कंसल्टेशन डेलिब्रेशन रिक्वायर्ड थी, सारे स्टेप्स फॉलो करे गए। कोई भी एविडेंस यहां पे सीबीआई ने पुट फॉरवर्ड नहीं करा है जो ये शोकेस करे कि मैनिपुलेशन है। और यहां पे बहुत स्ट्रिक्टली ट्रायल कोर्ट ने बोला है जितने भी यहां पे एलिगेशंस हैं, all of these are based on assumptions. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया 580 करोड़ का नोशनल लॉस हुआ है, तो ये सिर्फ एक assumptions हैं। इनको प्रूव करने के लिए आपने कोई भी एविडेंस शोकेस नहीं करा। सेम गोज विद ब्राइबरी एलिगेशन, ये भी स्पेक्युलेटिव है कि 100 करोड़ रुपीस जो आम आदमी पार्टी के अकाउंट्स में आया है डिफरेंट जगहों से, ये स्पेक्युलेशन है कि आप कह रहे हो कि ये सब ब्राइब है। वॉट इफ दीज पर्संस वांटेड टू डोनेट इट टू दोज पॉलिटिकल पार्टी? यू कुड नॉट फाइंड द कनेक्शन बिटवीन दिस 100 करोड़ रुपीस एंड द एक्चुअल डीलिंग ऑफ एक्साइज पॉलिसी। तो आपने उसमें कोई कनेक्शन नहीं दिखाया, कोई भी अनकॉरोबोरेटेड आपने एविडेंस, जो आपने अप्रूवल स्टेटमेंट दिखाए। अप्रूवल स्टेटमेंट क्या होता है कि लेट्स से कि अगर कोई पार्टी एक्यूज्ड है तो वहां पे जो एजेंसीज होती है उसको एक ऑप्शन देते हैं कि अगर आप इस केस में हमारे गवाह बन जाओ, हमारे विटनेस बन जाओ, तो उस केस के अंदर में हम आपको या तो रिलीज कर देंगे या आपकी पनिशमेंट को हम वहां कम करा देंगे। लेकिन यहां पे जो अप्रूवर था, साउथ ग्रुप से एक पर्सन अप्रूवर बन जाता है, उसका जो अप्रूवल स्टेटमेंट है उसको अनकॉरोबोरेटेड माना जाता है और फिर यहां पे भी इस एलिगेशन को प्रूव वो नहीं कर पाते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्री ट्रेल यहां पे नहीं पॉसिबल है। यानी आपको अगर ब्राइबरी शो करनी कि आप में जो 100 करोड़ का पैसा गया है वो ब्राइब है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के थ्रू शो करना पड़ेगा कि ये पैसा जो है ये इस लाइन से, इस तरीके से, यहां से इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचा है, पर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने शोकेस नहीं किया। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां पे सीधे सीधे कैस्टाइज करा है। किसको करा है? यहां पे सीधे सीधे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कास्टिगेट किया जा रहा है, कैस्टिगेट किया जा रहा है कि ये एक प्री मेडिटेटेड एंड कोरियोग्राफ्ड एक्सरसाइज थी। यानी कि यहां पे कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है, पहले यहां पे आपका केस बनाया गया है और उसके बाद में दे हैव ट्राइड टू फाइंड एविडेंसेस और विटनेसेस जिससे वो उस क्राइम को वो शोकेस कर सके। ओके, सो पूरा का पूरा यहां पे प्री मेडिटेटेड है और ट्रायल कोर्ट के जज ने यहां पे रिकमेंडेशन दी है कि यहां पे जो सीबीआई है वो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में प्रॉपर एक्शन ले फॉर सच काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, अब लाइक आई सेड, तो ये आपका जजमेंट है और इससे ईडी केस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको समझाया कि यहां पे आपको प्रेडिकेट ऑफेंस, प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब है अंडरलाइंग केस, अंडरलाइंग ऑफेंस जनरेटिंग इलीगल मनी। ओके, तो प्रेडिकेट ऑफेंस किसे कहा जाता है? तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में प्रेडिकेट ऑफेंस वो ऑफेंस हो जाएगा जिसके थ्रू इलीगल मनी को यहां पे जनरेट किया जा रहा है। तो अगर करप्शन हुआ ही नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस ऑन देयर फेस फॉल कर जाएगा। ओके, तो यहां पे डिस्चार्ज सीबीआई केस में करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक प्रेसिडेंट भी आपके सामने में है कि अगर प्रेडिकेट ऑफेंस फेल हो गया, करप्शन वाला केस फेल हो गया, तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो भी सस्टेन नहीं हो सकता है। ओके, तो ये है विथ रिगार्ड टू योर एक्साइज पॉलिसी। लेकिन यहां पे अभी एक अपने आपको बचाने का एक तरीका क्या है, एटलीस्ट एक सेविंग ग्रेस क्या है यहां पे। तो सीबीआई ने क्या करा है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में यहां पे अपील फाइल करी है। तो अगर हाई कोर्ट ने डिस्चार्ज ऑर्डर को स्टे कर दिया तो यहां पे ईडी केस कंटिन्यू हो सकता है और अगर डिस्चार्ज स्टैंड होता है तो ईडी का केस जो है वो लाइकली फॉल भी कर सकता है। यहां पे एक चीज आप क्या समझ सकते हो कि यहां पे हाई कोर्ट डायरेक्टली ये ऑर्डर भी दे सकता है कि अगर यहां पे अब ये केस फेल हो जाता है, ये स्टे यहां पे नहीं मिलता है, तो उस केस के अंदर में वो ईडी को डायरेक्ट कर देगा टू एंड देयर केस। यहां पे ईडी अलग से जाके चैलेंज नहीं करेगी, यहां पे वो अपने आप ही जो ईडी का केस है वो फेल हो जाएगा अगर सीबीआई यहां पे इस चीज को प्रूव नहीं कर पाता है। ओके, सो दिस इज विथ रिगार्ड टू योर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। ओके, अब स्टूडेंट्स एक चीज समझिए, ये जो मैंने अभी आपको बताया है इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो मैंने इतना टाइम लेके आपको समझाया, सब करा है, इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर गए हो, वेल एंड गुड, दैट इज इनफ। इस
टॉपिक के नोट्स अलग से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि इसमें कोई नोट्स नहीं बन पाएंगे आपके। ओके, तो जस्ट नो कि भाई बिकॉज हम यहाँ ईडी के बारे में, पीएमएलए के बारे में बात कर रहे हैं, सीबीआई के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स कौन होते हैं, ये पीएमएलए एक्ट जो है ये कब आया था, इनके ईयर्स क्या है, अभी करंटली दिल्ली का सीएम कौन है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपके प्रिपेयर होने चाहिए। अगर नहीं है तो अभी कर लो, क्योंकि 21 जी के क्वेश्चंस में आपके डेफिनेटली क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं, बट पहले लेट मी सी, जोया और श्रवनी, गुड, बोथ ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। बीएनएस स्टैंड्स फॉर भारतीय न्याय संहिता। ओके, एंड मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जो आपके नए लॉज आए, बीएनएस है, बीएनएसएस है और बीएसए है, हमेशा हमेशा जब भी इन लॉज को पढ़ो आप, इनके हमेशा फुल फॉर्म ही रिकॉल करा करो। ओके, हमेशा ट्राई टू रिकॉल देयर फुल फॉर्म्स ओनली। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज टॉपिक है, समथिंग विच इज हैपनिंग इन आवर नेबरहुड ओनली, और बहुत ही हमारा क्लोज नेबर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ओके, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो यहां पे अगर आप ये मैप देखोगे, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये इसको कहा जाता है दुरंत लाइन। वैसे ड्यूरेंट भी बोल सकते हो, बिकॉज इट वॉज अ ब्रिटिशर्स, सर मॉर्टिमर जो ड्यूरेंट थे उन्होंने इस लाइन को ड्रॉ किया था, जैसे इंडिया पाकिस्तान की लाइन को सर सिरिल डैश ने ड्रॉ किया था। यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द लाइन कॉल्ड एज। ओके, तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सिमिलरली दुरंत लाइन जो है आपकी, ड्यूरेंट लाइन जो है आपकी, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करती है। तो यहां पे क्या है, अफगानिस्तान के अंदर में जो तालिबान, अभी करंटली तालिबान गवर्नमेंट है, तालिबान गवर्नमेंट के कुछ सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर में अपने खुद के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस रन करते हैं। एंड दे वांट कि जो दुरंत लाइन के साइड कंट्री मतलब पाकिस्तान है, इसमें भी कंजर्वेटिव जो स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम है वो फॉलो होना चाहिए, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान रन कर रही है। ओके, और यहां पे पाकिस्तान इज ट्राइंग टू कंट्रोल दोस ग्रुप्स, लेकिन होता क्या है, बिकॉज दे आर आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड टू तालिबान, तो जब भी यहां पाकिस्तान एक्शन लेता है तो वो क्या करते हैं, दे रन अवे टू द अफगानिस्तान बॉर्डर, और फिर वहां पे दे गेट फुल सपोर्ट फ्रॉम द तालिबान गवर्नमेंट। ओके, दूसरा इसका एक रीजन ये है कि जो तालिबान के लोग हैं, अफगानिस्तान की पॉपुलेशन है, वो मेजरली पश्तून ट्राइब ग्रुप से बिलोंग करते आपकी पश्तून ग्रुप से, दे बिलोंग टू पश्तून ग्रुप। और यहां पे आपको जो ये लाइट ग्रीन कलर के अंदर में एरिया दिख रहा है, ये देखिए, ये जो ब्लैक है, दिस ब्लैक पार्ट इज पाकिस्तान, और जो ये ब्राउन पार्ट है दिस इज अफगानिस्तान। लेकिन इसके अंदर में जो ओवरलैपिंग आपको एक ये लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है, इस पूरे एरिया के अंदर में पश्तून पॉपुलेशन आपकी एग्जिस्ट करती है। सो इट इज इनहेबिटेड बाय द पश्तून पॉपुलेशन, जो यानी कि दुरंत लाइन के इस तरफ भी और इस तरफ में भी है। और पश्तून जो पॉपुलेशन है, दे हैव क्लोजर कनेक्शन विद द अफगान पीपल या अफगानिस्तान। ओके, तो यहां पे जो दुरंत लाइन ब्रिटिशर्स ड्रॉ करके गए थे, उन्होंने अपना दिमाग तो लगाया नहीं, तो उन्होंने बिल्कुल से क्या करा, जो इंडिया, फॉर्मर ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर थी, उसी में ही बॉर्डर को स्ट्रेच कर दिया। लेकिन उस टाइम में क्या था, ये बॉर्डर था वो ओपन था, तो जब यहां पे पाकिस्तान का स्टेट क्रिएट होता है, तो यहां पे पाकिस्तान इसको सिक्योर करने की कोशिश करता है। बट द प्रॉब्लम इज कि पश्तून पॉपुलेशन सिंस वेरी लॉन्ग टाइम इस बॉर्डर के दोनों हिस्सों में रह रही है। तो ऑब्वियसली जब ये लाइन ड्रॉ करी जाती है, तो यहां पे जब भी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस थोड़ा फोर्स यूज करने की कोशिश करते हैं, तो वहां से रेजिस्टेंस आता है। ओके, और जब भी तालिबान पावर में होता है, ये पूरा इन लोगों को सपोर्ट करता है कि यहां पे इस तरह की बॉर्डर को ड्रॉ नहीं किया जाए। मोर ओवर, अफगानिस्तान अपने बॉर्डर स्टांस में 1970 से बिल्कुल क्लियर रहा है। 1970 से उनकी ऑफिशियल पोजीशन है कि हम दुरंत लाइन को ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते हैं। ओके, तो पहला इशू ये हो जाता है। दूसरा बड़ा इशू जो यहां पे ये फेस कर रहे हैं, इट इज विद रिगार्ड टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नोन एज तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आप कह सकते हो एक तालिबानी स्टाइल ग्रुप है, तालिबानी स्टाइल ग्रुप है जो पाकिस्तान में ऑपरेट करता है, एंड दिस इज द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इस पाकिस्तान के अंदर में इट वांट्स की शरीयत लॉ अप्लाई होना चाहिए। तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और तीसरा यहां पे एक इंडिया फैक्टर आ जाता है, यहां पे इंडिया फैक्टर आ जाता है विच माइट और माइट नॉट बी ट्रू, कि यहां पे जो तालिबान है या अफगानिस्तान है उसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान।
वाई इट वॉन्ट्स टू डू, बिकॉज अगर यहां पे पाकिस्तान यहां पे अगर इन्वॉल्व रहेगा तो उसके पास में इधर अपने आप को इन्वॉल्व करने का जो स्कोप है वो कम हो जाएगा। यहां पे जो टेररिस्ट वो कश्मीर में भेज रहा है, उसको थोड़े बहुत तो टेररिस्ट कहां भेजने पड़ेंगे, इधर भेजने पड़ेंगे, अपने आर्म फोर्सेस को इधर भेजना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डर है कि यहां इंडिया पाकिस्तान को स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द बोथ साइड्स। ओके, तो यहां पे ये कुछ बड़े पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बात में इश्यू चल रहे हैं। तो अभी करंटली बहुत टाइम से तालिबान सपोर्टेड ग्रुप्स जो है पाकिस्तान में आपके डिफरेंट अटैक्स कर रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के सिविलियंस एज वेल एज द पाकिस्तान आर्मी जो है वो परेशान हो चुकी है। तो यहां पे अब पाकिस्तान ने ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया है अगेंस्ट तालिबान कि यहां पे हम अफगानिस्तान के अब ओपन वॉर पे हैं और ये वॉर तभी एंड होगा जब इस करंट इश्यू का यहां पे कोई सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, तो यहां पे पाकिस्तान अफगानिस्तान, जिसको हम सोचते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंडली कंट्रीज हैं, कि दोनों यहां पे ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, वो क्यों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, तो इसको हम हिस्ट्री के थ्रू ज्यादा बेटर समझ सकते हैं। ओके, तो यहां पे अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो टेंशन है वो 1947 के बाद ही स्टार्ट हो गई थी, और यहां पे पहला इंस्टेंस जो हमें टेंशन का दिखता है वो 1947 में ही है, कि जब पाकिस्तान क्रिएट होता है 1947 में, देयर इज ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशन में सिर्फ एक कंट्री थी पूरे वर्ल्ड की जिसने पाकिस्तान की एंट्री इनटू द यूएन को अपोज किया। अफगानिस्तान वॉज वन कंट्री विच अपोज पाकिस्तान एंट्री इनटू द यूनाइटेड नेशन। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रख सकते हो, क्योंकि वहां पे एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि एक ऑप्शन में वो इंडिया जरूर देगा और साथ में हो सकता है रशिया यूएस दे दे और साथ में अफगानिस्तान देगा, ऑब्वियसली देगा। आपको लगेगा कि पाकिस्तान एंट्री के लिए शायद इंडिया वुड बी द कंट्री जो अपोज कर रहा है, बट इट वाज नॉट इंडिया, इट वाज अफगानिस्तान जिसने इसको अपोज किया था। एंड द रीजन वाज सिंपल कि दुरंत लाइन जो है वो अभी तक यहां पे डिसाइड नहीं हुई है। तो अगर किसी कंट्री की बॉर्डर ही डिसाइडेड नहीं है तो आप उसको एज अ कंट्री यूएन के अंदर में एंट्री कैसे दे सकते हो। ठीक है, तो यह है विथ रिगार्ड टू द हॉस्टिलिटी बिगिनिंग आफ्टर 47। इसके बाद अगर हम अफगानिस्तान के अंदर में चेंजेस की बात करते हैं कि कैसे कैसे गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वहां पे, तो 1973 से पहले तक वहां पे मोनार्की थी। ठीक है, तो वहां पे किंग का रूल चलता था। ओके, 1973 में मोनार्की एंड हो जाती है, किंग जाहिर शाह, और यहां पे जो सोवियत रशिया कहीं ना कहीं उसका इंफ्लुएंस होता है कि दे वांट कि यहां पर भी एक सोशलिस्ट कंट्री को स्टैब्लिश करा जाए। ओके, तो 1973 के अंदर में किंग जाहिर शाह को रिमूव कर दिया जाता है और फिर एक पपेट गवर्नमेंट सेटअप करी जाती है बाय सोवियत यूनियन। लेकिन वो जो पीरियड था दैट वाज अ पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, जब यूएस और यूएसएसआर एक दूसरे को कहीं पर भी अपनी पावर को ग्रो नहीं करने दे रहे थे। तो जब यहां पे 1973 में आपका मोनार्की को रिमूव किया जाता है और एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश करी जाती है, तो वहां पे पाकिस्तान की हेल्प से यूएस लोकल रेजिस्टेंस जो है वो पैदा करता है। तो फाइनली 1979 के अंदर में सोवियत वहां पे इंटरवीन करता है। 1979 में सोवियत वहां पे इंटरवीन करता है और सोवियत 79 से 89 10 साल अगले 10 साल तक 11 साल तक सोवियत जो अफगानिस्तान उसको अपने कंट्रोल में रखता है। ओके, और यहां पे जो यूएस है वो पाकिस्तान के सपोर्ट से जो उन्होंने लोकल रेजिस्टेंस है उसको वो मिलिट्रीली एज वेल एज आइडियोलॉजिकली वहां पे हेल्प प्रोवाइड करना स्टार्ट करता है। ओके, और इसको आप कह सकते हो कि दिस वाज द मुजाहिदीन एरा। मुजाहिदीन एरा था ये आपका, जहां पे जो सोवियत यूनियन है जब अफगानिस्तान को गवर्न करने की कोशिश कर रहा है तो इट वाज द लोकल रेजिस्टेंस जो उसको वहां पे अपोज कर रही है। फाइनली 1989 में सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान को छोड़ के जाना पड़ता है, और जब सोवियत यूनियन वहां से छोड़ के जाती है तो जो वहां पे अफगानिस्तान गवर्नमेंट होती है वो उसी टाइम में क्रम्बल कर जाती है। एंड उसके बाद क्या होता है, बिकॉज अभी कोई भी गवर्नमेंट उसको रन नहीं कर रहे, तो वहां पे एक काइंड ऑफ सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। सो लॉट ऑफ रिबेल ग्रुप स्टार्ट फाइटिंग ईच अदर टू गेट पावर इन द सेंटर, और उसमें सबसे बड़ा जो ग्रुप निकल के आता है वो होता है तालिबान। 1996 में तालिबान निकल के आता है, 94 में आ जाता है तालिबान। 1996 में सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल, आइडियोलॉजिकली एज वेल एज फिजिकली सबसे पावरफुल यहां पे ग्रुप बन जाता है और काबुल को कैप्चर कर लेता है विद पाकिस्तान सपोर्ट। तो 1979 से 89 का जो सोवियत यूनियन का एरा था, उस एरा में भी पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है
विद द बिलीफ कि जब यहां पे तालिबान अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा तो इट वुड बी लाइक अ पपेट ऑफ द पाकिस्तान ओनली, कि हम यहां पे तालिबान को कंट्रोल करेंगे और पॉसिबली इसको यूज कर पाएंगे अगेंस्ट इंडिया। लेकिन जैसे ही तालिबान पावर में आता है तो इट डज नॉट सेट इट्स ट्यून इन लाइन विद पाकिस्तान। यस, वहां पे टेररिस्ट को ट्रेनिंग करने के लिए अलकायदा और ये सब ग्रुप्स को वहां पे सपोर्ट मिलता है, बट डायरेक्टली तालिबान नो वेयर बिहेव्ड एज इफ इट इज सेकेंडरी टू पाकिस्तान। ओके, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, 2001 के अंदर में आपका 9/11 अटैक होता है। इट वाज डन बाय अल कायदा विच हैड इट्स बेस इन तालिबान इन अफगानिस्तान, और वहां पे उनका जो लीडर है उसामा बिन लादेन, उसको तालिबान ने सपोर्ट दे रखा था। तो यूएस गवर्नमेंट उनको कहता है तालिबान को कि आप इसको हैंड ओवर कर दीजिए एंड दिस वुड एंड देन एंड देयर। ओके, और आपका टेरर इंफ्रा उसको एंड करिए। तालिबान बीइंग आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड, दे फील कि ये तो हमारा ब्रदर है और ये सब हमारे ही लोग हैं, इनको हम कैसे हैंड ओवर कर सकते हैं, सो इट डिनाइज। और इसलिए 2001 में यूएस इन्वेड कर देता है और उसके बाद नेक्स्ट 12-13 मंथ्स के अंदर में ही तालिबान को आउट कर दिया जाता है। सो 2001 से लेकर करीब करीब 2021 तक, अगले 20 साल तक वहां पे, अगले 20 ईयर्स तक वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश जारी रहती है। कुछ सालों तक बहुत स्टेबल रहता है अफगानिस्तान, लेकिन फिर भी यहां पे एक फॉरेन कंट्री आके अगर डेमोक्रेसी को इंपोर्ट करना चाहे तो वो कभी भी एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं रहा है। हमेशा याद रखना, डेमोक्रेसी किसी कंट्री में तभी ग्रो कर पाती है, तभी वो आपका फ्रूटफुल हो पाती है जब वो ग्रास रूट से निकल के आए, जब लोगों की डिमांड होती है तभी वो पॉसिबल होता है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर में अभी भी तालिबान और ऐसे लोग थे जो ट्राइबल ग्रुपिज्म में बिलीव करते थे एंड दे वांटेड कि यहां पे जो अफगानिस्तान है उसमें सुप्रीमेसी सिर्फ हमारा जो ट्राइबल है, हमारा जो ग्रुप है, सिर्फ उसकी होनी चाहिए। तो अगस्त 2021 को यहां पे तालिबान जो है, आप कह सकते हो आपके अमेरिका को हरा देता है और यूएस को विड्रॉ करना पड़ जाता है, और यहां से तालिबान का जो सेकंड रन ऑफ पावर है वो स्टार्ट होता है, जो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। एंड इसमें डेट भी बहुत अच्छी है, हमारी तो बहुत अच्छी डेट है, 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे, और 15 अगस्त 2021 इज द डे जब तालिबान 2.0, तालिबान की सेकंड गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। तो अब तालिबान क्या है, एक सॉवरेन अथॉरिटी है, और ये फिर से क्या कर रहा है, इट इज रिफ्यूजिंग टू एक्ट एज अ क्लाइंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, की हम जो सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा पाकिस्तान के लिए उसको यहां पे प्रायोरिटी देंगे, ऐसा वो रिफ्यूज कर देता है। और यहां पे वो अफगान ऑटोनॉमी को एसर्ट करते हैं, बॉर्डर क्लैशेस और रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स। अब देखिए यहां पे जब यूएस की आर्म फोर्स यहां से विड्रॉ करती है तो जितने भी उनके आर्म्स इक्विपमेंट्स होते हैं, इवन उनके जो फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, फाइटर जेट्स तो ले जाते हैं, वो सब यहां पे छोड़ जाते हैं, मिसाइल्स भी छोड़ जाते हैं, सिंपली बिकॉज दे कैलकुलेटेड एंड दे फाउंड आउट कि इनको ले जाने का खर्चा ज्यादा होने वाला है, तो वो छोड़ जाते हैं और सब कुछ तालिबान के कंट्रोल में आ जाता है। तो यहां पे जो बॉर्डर क्लैशेस दुरंत लाइन के ऊपर पे वो वापस से बढ़ जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, और इवन दे डू रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक जब भी पाकिस्तान वहां पे अपने जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको टारगेट करने के लिए करता है। ओके, तो यहां पे अगर हम इसको थोड़ा समराइज करने की कोशिश करें तो 3 फैक्टर्स हमारे सामने आते हैं जिस वजह से आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान या पाकिस्तान और तालिबान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहता है। ओके, पहला फैक्टर है दुरंत लाइन का फैक्टर, जो करीब बॉर्डर है 1893 में ड्रॉ करी गई थी। किस साल में है दुरंत लाइन? 1893 में ड्रॉ करा गया था। इट वाज साइंड बिटवीन सर मॉर्टिमर डुरांत एंड योर आमिर अब्दुल रहमान खान। तो उस टाइम में जो अमीर थे, अमीर इज बेसिकली द किंग, द मोनार्क, अब्दुल रहमान खान, इन दोनों ने इसको साइन किया था। और इस बॉर्डर में क्या हुआ, जो पश्तून पॉपुलेशन है वो दुरंत लाइन के दोनों तरफ डिवाइड हो जाती है। ओके, इसलिए कोई भी अफगान गवर्नमेंट सिंस 1973 किसी ने भी फॉर्मली इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा है। जब भी बॉर्डर फेंसिंग का यहां पे कोशिश करा जाता है, भाई पाकिस्तान की हम बॉर्डर को फेंस करेंगे, हमेशा यहां पे डिस्प्यूट्स होते हैं और आर्म्ड क्लैशेस होते हैं। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। ओके, और ये जो ग्रुप है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, ये 2007 में फॉर्म हुआ था एंड इट वाज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बिकॉज देयर वर सर्टेन पीपल। अब देखिए टेररिस्ट का माइंडसेट कैसे होता है, दीज वर द टेररिस्ट पीपल हु हैड टेकन शेल्टर इन पाकिस्तान, एंड जब वो पाकिस्तान में रह रहे थे दे फेल्ट कि पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहता है, दे आर हेल्पिंग अस टू हैव अ शरीयत बेस्ड गवर्नमेंट, अ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, एंड
Pakistan itself is not having Shariat law. So why not have this conservative form of government, this Shariat law in Pakistan also? इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी जो गन है वो अफगानिस्तान से मूव करके पाकिस्तान की तरफ ही कर देते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ कर देते हैं कि आप यहां पर भी शरीयत लॉ को अप्लाई करिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान की आर्मी और बाकी की जो गवर्नमेंट है वो इसको रजिस्ट करती है, लेकिन तहरीक तालिबान इतने सालों में, क्योंकि उसको यहां शेल्टर मिल रहा था और उनको यहां पे पूरा सपोर्ट मिल रहा था, सो दे ग्रो अप टू बी अ वेरी बिग, अ वेरी थ्रेटनिंग ग्रुप, अ वेरी थ्रेटनिंग टेररिस्ट ग्रुप फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। एंड 2007 के बाद ये 2014 में एक बहुत ही हीनियस क्राइम कमिट करते हैं। व्हाट दे डू इज दे गो इनटू अ आर्मी स्कूल इन पेशावर। आर्मी के ही बच्चे जो इनको सपोर्ट कर रही है, आर्मी के ही बच्चों को जाके ये उस आर्मी स्कूल को जाके बेसिकली उसको कैप्चर कर लेते हैं और वहां पे दे मैसेकर स्कूल चिल्ड्रन। 132 चिल्ड्रन आर किल्ड इन दिस 2014 पेशावर स्कूल मैसेकर। लेकिन आप एक चीज समझिए कि यहां पे पाकिस्तान आर्मी जो है, एवरीवन नोस, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करता है, और जब उनके बच्चों को भी इस तरीके से मैसेकर होता है, यहां पे पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई जो है वो अपनी लाइन चेंज नहीं करते हैं, दे स्टिल गेट इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। आज भी वो इंडिया में, बाकी कंट्रीज में टेररिस्ट एक्टिविटीज को आज भी सपोर्ट करते हैं। ओके, तो यहां पे 132 मैसेकर करे जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी सेज की जो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इसको अफगानिस्तान सपोर्ट करता है। अफगान तालिबान से ये है और ये सपोर्ट करता है। अफगान तालिबान जो है वो इसको डिनाई करता है कि यस, हम आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड है बट हम इनको सपोर्ट नहीं करते हैं, विच पाकिस्तान ऑल्सो नो, विच वी ऑल्सो नो, विच तालिबान ऑल्सो नोस कि इट इज लाइन। ओके, तो ऑर्गेनाइजली सेपरेट है बट आइडियोलॉजिकली अलाइंड है। पाकिस्तान चाहता है तालिबान को, टीटीपी को एलिमिनेट कर दीजिए, इसको बिल्कुल भी आप यहां पे सपोर्ट नहीं करोगे, लेकिन तालिबान इस चीज को रिलक्टेंट है करने के लिए, सिंपली बिकॉज कि 2001 से 21 व्हेन दे वर नॉट इन पावर इन अफगानिस्तान, it was TTP and other of their allies which were supporting them in all ways possible while they were in Pakistan. ओके, तो कहीं ना कहीं यहां पे तालिबान इसलिए रिलक्टेंट है क्योंकि वो इनको अपना भाई कह रहा है। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है इनके रिलेशन में? इट इज द इंडिया फैक्टर। ओके, पाकिस्तान का एक स्ट्रैटेजिक फियर है। क्या फियर है? कि हम यहां पे दोनों फ्रंट से स्क्वीज हो सकते हैं। इंडिया हमें इससे स्क्वीज करेगा, अफगानिस्तान हमें वेस्ट से स्क्वीज करेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी कोई टू फ्रंट वॉर जो है, दो अगर फ्रंट्स पे अगर कोई कंट्री वॉर कर रहा है तो उसके लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो दोनों फ्रंट्स को डिफेंड कर पाए। ओके, और यहां पे हिस्टोरिकली इट हैज ट्राइड कि यहां पे एक फ्रेंडली काबुल रजीम हो। तो कहीं ना कहीं 2001 से 21 में जब अफगानिस्तान के अंदर में वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यूएस फॉर्म करना चाहता था, इट वाज पाकिस्तान जो पर्दे के पीछे से उसको बार बार सबोटाज करने की कोशिश कर रहा था, बार बार वहां पे टेररिस्ट एक्ट्स कंडक्ट करा रहा था, बिकॉज दे न्यू कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां फॉर्म होगी सो इट वुड हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया ऑल्सो। एंड 2001 से 21 में इंडिया ने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं अफगानिस्तान को एक स्टेबल कंट्री बनाने के लिए, वहां पे अपना एक गुडविल क्रिएट करने के लिए। ओके, तो इसलिए दे ऑलवेज वांटेड कि यहां पे हम स्ट्रैटेजिक डेट क्रिएट करें। ओके, तीसरा, अब तालिबान 2.0 और इंडिया के रिलेशन से भी शोकेस हो रहा है कहीं ना कहीं। पाकिस्तान इज मोर वरीड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑल्सो कि तालिबान जो 2.0 है वो इंडिया को एज एन एनिमी नहीं देख रहा है, इसके साथ में भी वो डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट अपने एक दूसरे के साथ में यहां पे एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ही अफगानिस्तान की या तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, ही विजिटेड इंडिया ऑल्सो। ओके, तो यहां पे वो चीज भी हुई है। धीरे धीरे हम इंगेजमेंट इंक्रीज कर रहे हैं। ऑल्दो लेट मी वेरी क्लियर, ये यहां पे लिखा हुआ है, लेट मी बी वेरी क्लियर, अभी तक इंडिया ने तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान क्लेम करता है कि तालिबान प्रॉक्सी फॉर इंडिया, यहां पे प्रॉक्सी फॉर इंडिया की तरह एक्ट कर रहा है, विच यू नो, आई नो कि आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू। ओके, और यहां पे वो इंडिया और जो तालिबान का रिलेशन है, वार्मिंग है, उसको टाइज को एज अ थ्रेट मानता है। ओके, सो दीज आर द 3 फैक्टर्स जो मैंने आपको अभी समझाए भी थे, पहले भी डिटेल में आपको मैंने यहां बता दिया। 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो फॉर्म हुआ था, इन तीनों फैक्टर में भी अगर मैं एक को यहां पे शॉर्टलिस्ट करूं तो इट वुड बी दिस ओनली, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर में जो अटैक्स करे जा रहे हैं बाय टेररिस्ट ग्रुप बेस्ड इन अफगानिस्तान, प्राइमरली all of those are being done by Tehreek-e-Taliban Pakistan only. Okay, so this is with regard to Taliban and Pakistan relation.
नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। सो अगेन एज यू कैन सी आज इंडियन एक्सप्रेस को प्रायोरिटी रखा है और यू वुड सी, अगर आप हिंदू पढ़ने वाले हो तो आप देखोगे ये तीनों न्यूज जो मैंने कवर करी है ये फ्रंट पेज न्यूज है द हिंदू न्यूज़पेपर की। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज क्या है, नई जीडीपी सीरीज जो आई है उसमें इकोनॉमिक एस्टिमेटेड टू ग्रो 7.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2026। ओके, तो यहां पे जो पुराना जीडीपी सीरीज था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ग्रोथ रेट होने वाला था, जीडीपी होने वाला था, वो 7.4% था। नए जो हमने तरीके अपनाए हैं, नया जो जीडीपी सीरीज है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 26 का ग्रोथ रेट होने वाला है, इट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 7.6%। ओके, सो ये डायरेक्टली यहां पे आपको शोकेस करता है कि मेथोलॉजी चेंज करने से आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो चेंज हो सकती है। ओके, लेकिन आपको समझना क्या है, ये जीडीपी सीरीज में जो चेंज हुआ है, ये जो ग्रोथ रेट में हमें चेंज दिख रहा है, इट इज नॉट बिकॉज कि यहां पे कुछ इकोनॉमिकली ग्राउंड पे कुछ चेंज हुआ है, इट इज बिकॉज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी मेथोलॉजी में हमने चेंज करा है। क्या क्या चेंज करा है, चेंज करना की हिस्ट्री क्या रही है, कौन कौन सी कमिटीज बनाई गई हैं पहले, आज के टाइम में कौन सी कमिटी थी जिसने ये बेस ईयर को चेंज करने की रिकमेंडेशन दी, और इसके अलावा क्या जीडीपी का ही बेस ईयर चेंज हुआ है या हमने बाकी भी इंपॉर्टेंट बेस ईयर चेंज करा है। तो लास्ट में एक डायग्राम होगा, उसमें 3 वैल्यूज आपको दिखेंगे, 3 ईयर्स आपको दिखेंगे, वो प्लीज कहीं पे नोट डाउन कर लेना। ओके ओके, लेट मी सी, श्रवनी ने आंसर किया है लाइन ऑफ कंट्रोल। श्रवणी यू आर नॉट रॉन्ग, बट यहां पे मैंने पूछा था कि जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वो जिस पर्सन ने ड्रॉ करी थी उसका नाम था सर सिरिल डैश, और उसका आंसर यहां पे जोया ने सही दिया है, रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। सर सिरिल रेड क्लिफ ने उसको ड्रॉ किया था, इसलिए रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉट द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, मतलब डी जो और बॉर्डर नहीं है वो डी फैक्टो बॉर्डर है। तो यहां पे दिस इज पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो 47 में जो पाकिस्तान आर्मी ने ऑक्यूपाई कर लिया था। ओके, और ये जो बॉर्डर है दिस इज एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, दिस इज एलएसी जो चाइना के साथ में। ओके, so there is a difference between both these. Anyway, तो यहां पे आप जीडीपी सीरीज का बैकग्राउंड देखते हैं और उसके बाद में अब क्या चेंजेस हुए हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहले हमने जीडीपी का कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया था 1949 के अंदर में। 1949 में पहली बार नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना स्टार्ट किया था हमने। तब एक नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी जिसको हेड किया था या चेयर किया था पीसी महालोबिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ही वॉज द फर्स्ट चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। इनको फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया भी कहा जाता है। ओके, इनको फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया भी कहा जाता है। एंड ही वाज द वन जिन्होंने पहली नेशनल इनकम कमिटी को हेड किया था। एंड इट वाज दिस कमिटी विच डिसाइडेड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, व्हाट वुड बी द मेथोलॉजी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एंड व्हाट आर जीडीपी इज गोइंग टू बी। एंड इट रिकमेंडेड कि हम जो बेस ईयर यूज करेंगे, बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर इज द ईयर जिससे हम हमारी आज की इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे दे डिसाइड कि हर 10 साल के अंदर में बेस ईयर चेंज होगा। 1999 से हमने डिसाइड करा है कि एवरी 5 इयर्स हम इसको चेंज करेंगे। ओके, तो ये वाला पार्ट आप भूल जाइए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सिर्फ ये वाला पार्ट लिख लीजिएगा कि हम एवरी 5 इयर्स हमारे बेस ईयर को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब यहां पे जो नई जीडीपी सीरीज आई है, जो नई जीडीपी सीरीज हमने अडॉप्ट करी है, उसके लिए कमिटी बनाई थी, एडवाइजरी कमिटी। उस एडवाइजरी कमिटी को हेड किसने किया है, तो ये नाम आपके लिए काम का है। ये हेड किया था प्रोफेसर बीएन गोलदार ने। ओके, बीएन गोलदार है, गोलदार है, आई एम नॉट श्योर प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट यस, नाम इज BNGOLDAR। ओके, तो बीएन गोलदार ने इसको आपका बेसिकली सीरीज को फॉर्म किया था। ओके, आपकी जो जीडीपी सीरीज है, जो भी ये डेटा है, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, सो इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जो जीडीपी का डेटा देती है। अगर इसके अंदर का आपको डिपार्टमेंट पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे उसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, तो कौन सी वो अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके जीडीपी डेटा को पब्लिश करती है, तो वो हो जाएगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO। ओके, ये जो जीडीपी का रिवीजन किया है हमने, अभी बेस ईयर का रिवीजन है, ये 8th रिवीजन है। यानी 1949 से आज तक 8th टाइम है ये कि जब हम बेस ईयर को चेंज करें। पिछला बेस ईयर चेंज हमने 2015 में करा था, और उस टाइम 2015 में हमने बेस ईयर क्या डिसाइड करा था, 2011-12।
ओके अब देखिए 2015 में हुआ था, अगला 2021 में होना था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड इसको हम चेंज नहीं कर पाए। ओके इसलिए 10 साल का टाइम लगा है, नहीं तो हर 5 साल में हम बेस ईयर को चेंज करते हैं। तो अभी वाले बेस ईयर से पहले बेस ईयर क्या था? इट वॉज 2011-12 और अब क्या हो गया 2022-2023। ओके व्हाट इज अ बेस ईयर? तो बेस ईयर रेफरेंस ईयर होता है जिससे हम जीडीपी को कंपेयर करते हैं। अब क्या है नया, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, जीडीपी ऑफ 22-23। ओके 22-23 क्या है? ये फाइनेंशियल ईयर को शोकेस करता है। क्लैट पर स्टूडेंट्स आई एम श्योर आपको फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कब से कब होता है आपको पता होगा। तो एनीवन फ्रॉम द कमेंट बॉक्स इफ दे कैन टेल मी कि इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो किस डेट से, कब से स्टार्ट होता है और किस डेट तक, किस मंथ तक वो कंटिन्यू करता है, कौन से मंथ से आपका फाइनेंशियल स्टार्ट होता है और कब तक होता है। ओके अब आपको अगर समझना है कि भाई ये बेस ईयर को शिफ्ट क्यों किया जाए, उसका रीजन क्या है, तो देखिए यूजुअली जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम किसी ऐसे ईयर को बेस ईयर बनाते हैं जो एक नॉर्मल ईयर रहा है, यानी उसके अंदर में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर आउट ऑफ ऑर्डिनरी, इट शुड नॉट बी अ वेरी वीक ईयर आउट ऑफ ऑर्डिनरी। ओके तो जैसे अगर मैं 20 या 19 को अपना बेस ईयर बनाता तो यू नो कि वहां पे कोविड था, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी या इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बहुत ही कम थी एंड द रीजन वाज कि एवरीथिंग वाज क्लोज। तो मैं अगर बेस ईयर बनाऊंगा फ्यूचर में कंपेयर करने के लिए, आई कांट हैव 2020 या 21 एज माय बेस ईयर। तो इसलिए 22-23 जो है वो सबसे रीसेंट नॉर्मल ईयर में माना जा रहा है। तो वाई वी हैव शिफ्टेड टू 22-23 कि कोविड का कोई भी जो डाउनफॉल था वो सब रिकवर हो गया था 22-23 तक, और अब जो आपकी इकोनॉमी है वो बिल्कुल नॉर्मली फंक्शन कर रही थी। ओके इसके बाद दूसरा हमने एक बड़ा चेंज करा कि हमने ये देखा है कि 2011-12 जो हमारा पिछला प्रीवियस ईयर था और अब 2022-23 तक में जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। और उसमें आप सिंपल इस एग्जांपल से समझ सकते हो, यहां पे सर्विस का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर आप 2011-12 के बेस ईयर पे जाओगे, 2011-12 में जाओगे, उस टाइम में सर्विसेज का जो कंट्रीब्यूशन था वो अराउंड 45% था। इट वॉज 45% और अब ये क्या हो चुका है 10% का इंक्रीमेंट हो चुका है। एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ लेस देन 20% कर रहा है, उस टाइम में इट वाज अराउंड 23-24%। तो आप यहां देखिए कि जो वो वाला बेस ईयर था उसमें जो मैं वैल्यूज ले रहा था वो आपके इस परसेंट, एग्रीकल्चर को वेट मैंने इतना दे रखा था, सर्विसेज को मैंने सिर्फ 45 दे रखा था, लेकिन अब क्या हो चुका है सर्विसेज जो है मोर देन 50% मेरा जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। तो आई वुड वांट कि जो मैं मैथोलॉजी यूज कर रहा हूं वो सारी इन चीजों को भी कंसीडर करे। And that is one reason why we have shifted our GDP calculation to 22-23. ठीक है, एंड लाइक आई प्रॉमिस यू कि आई विल टेल यू कि यहां पे सिर्फ जीडीपी का बेस ईयर चेंज नहीं हुआ है, आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, आपका जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उनके भी बेस ईयर चेंज हुए हैं। तो ये तीनों, ये प्लीज कहीं ना कहीं पे आप नोट डाउन कर लीजिए। एक चीज आप ये कर सकते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्पेसिफिक पेज। ठीक है, तो यहां पे इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, लेट मी क्लीन इट फॉर यू। ओके ठीक है, तो यहां पे जीडीपी का नया बेस ईयर क्या है 22-23 है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है 2024 है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी बेस ईयर क्या है 22-23, यानी सिंपली 22-23 बेस ईयर है जीडीपी आईआईपी का, और सीपीआई का है 24। यहां पे 22 या 23 मत याद कर जाना, इट इज 2024। वाई रीबेसिंग? इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, यूएन के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली ये बेस्ट ईयर हो सकते हैं। हमारे पास में डेटा कलेक्शन जो है वो बेटर होगा बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो ये थे आपके 3 इंपॉर्टेंट न्यूज। इसके बाद लाइक आई सेड कि भाई ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो दोनों न्यूज़पेपर के फ्रंट पे थी, डिटेल में समझने की थी। इसके बाद आपके ज्यादातर सारे सीधे सीधे वन लाइनर्स हैं। ओके, तो जैसे कि बहुत सारी न्यूज जो स्किप कर जाते हैं स्टूडेंट्स, दे डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस एंड आई डोंट ब्लेम यू, यू डोंट नो कि ये न्यूज इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बट यस देयर इज वन इंपॉर्टेंट वन लाइनर फॉर यू ऑल कि यहां पे नेटफ्लिक्स का नाम आपने सुना होगा। नेटफ्लिक्स जो है वो एक कंपनी को एक्वायर करने वाला था, वार्नर ब्रदर डिस्कवरी। आई एम श्योर आप सबने डिस्कवरी चैनल देखा होगा। जो डिस्कवरी चैनल है ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वार्नर ब्रदर्स एक और बड़ा ग्रुप है। डिस्कवरी ने कुछ साल पहले वार्नर ब्रदर्स को बाय कर लिया था और एक नई कंपनी को बनाया था, वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी।
ओके, एंड इट वाज अ वेरी बिग कंपनी। वार्नर ब्रदर्स, आई एम श्योर यू आर अवेयर, हैरी पॉटर अगर आपने देखी है, स्पाइडरमैन आपने देखी है, ये जो सारी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी वाली मूवी है, नॉट मार्वल, बाकी की, वो सब वार्नर ब्रदर्स ने ही बनाई थी। तो वार्नर ब्रदर इज अ वेरी बिग कंपनी। लेकिन यहां पे नेटफ्लिक्स जो था, इसने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को बाय करने के लिए एक अच्छा सा अमाउंट बोला कि हम आपको खरीदने के लिए तैयार हैं। ओके, तो जब ये स्पेसिफिक डिसीजन लिया गया, वहां पे एक और कंपनी आती है, पैरामाउंट, पैरामाउंट ग्लोबल करके कंपनी आती है, वो कहती है कि हम नेटफ्लिक्स से ज्यादा बेटर आपको पैसा देंगे। तो जब कोई दूसरी कंपनी, जब कोई थर्ड कंपनी, इस तरीके से जब कोई टेक ओवर हो रहा है किसी कंपनी का, उसको टेक ओवर करने की, बियॉन्ड उसके बैक में जाके इस तरह से टेक ओवर करने की कोशिश करती है उसके अपोजिशन में, तो इसको कहते हैं हम हॉस्टाइल टेक ओवर। यहां पे नहीं लिखा है बट इसको बोला जाता है हॉस्टाइल टेक ओवर, कि आप यहां पे सिर्फ ये डील ना हो जाए, बिकॉज अगर ये डील हो जाएगी तो पॉसिबली यू बिलीव कि इट वुड बी अ बिग चैलेंजर टू यू। इसलिए आप क्या करते हो, आप हॉस्टाइल टेक ओवर बिड देते हो कि लेट्स से अगर ये 40 बिलियन डॉलर आपको दे रहा है, तो मैं 42 बिलियन डॉलर दूंगा यहां पे। ओके, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। लेकिन जो इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ये चीज लिखी होती है कि इन केस ये डील अगर आप वार्नर ब्रदर बाद में मना कर देता है, या नेटफ्लिक्स मना कर देता है, तो यहां पे दूसरी पार्टी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे पैरामाउंट, नेटफ्लिक्स की जो डील थी उसको हॉस्टाइल टेकओवर के लिए पैरामाउंट यहां पे वार्नर ब्रदर्स को बेटर ऑफर देता है, और यहां पे अब फाइनली पैरामाउंट जो है वो वार्नर ब्रदर्स को बाय करने वाला है। अब यहां पे नेटफ्लिक्स बाय नहीं कर रहा है वार्नर ब्रदर्स को, पैरामाउंट बाय कर रहा है, तो ये सीधे सीधे आपका एक वन लाइनर बन जाता है। लेकिन हमें यहां पे एज अ कंज्यूमर क्या फायदा या नुकसान होने वाला है? सो चांसेस आर कि जब इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज मर्ज होती हैं, तो चांसेस आर कि दे वुड बिकम वेरी पावरफुल, उनके पास में प्राइस डिसाइड करने की पावर इंक्रीज हो जाती है, यू बिकम डिपेंडेंट ऑन देम फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो यहां पे पॉसिबल है कि रिड्यूस कंपटीशन हो जाएगा, इसलिए प्राइस इंक्रीज हो सकती है कंज्यूमर्स के लिए। कॉस्ट कटिंग मेजर्स हो सकते हैं, जिससे हो सकता है कि जिस टाइप की क्वालिटी की मूवीज हम देखते थे वो क्वालिटी हमारे लिए कम हो जाएगी, और हमारी जो कंटेंट लाइब्रेरी वो श्रिंक हो जाएंगी। पहले डिस्कवरी अलग बनाता, पैरामाउंट अलग बनाता, अब वो दोनों मिलके ही सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, तो नंबर ऑफ आइटम्स भी हमारे पास कम होंगे। ओके, तो ये चीज सिर्फ समझने की है पैरामाउंट और वार्नर की। एक और वन लाइनर आपको बताता हूं, बहुत बार हम इन सबको मिस कर जाते हैं। यहां पे जो आपके प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक सॉर्टी करी है प्रचंड की, मतलब उन्होंने उसमें ट्रांसपोर्ट करके देखा है कि कैसे ये वर्क करता है। तो प्रचंड जो है ये इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है। क्यों है? क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्री डेवलप्ड अटैक हेलीकॉप्टर है। ओके, ये क्या है? ये इंडिया का पहला इंडिजियसली सेल्फ बिल्ट डिजाइन एंड डेवलप्ड अटैक हेलीकॉप्टर है। क्या है ये? इसको वैसे अगर कैटेगराइज करा जाए तो ये एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। क्या नाम रखा है इसका हमने? प्रचंड, मतलब फियर्स। किसने मैन्युफैक्चर करा? इट इज योर HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ दिस स्पेसिफिक प्लेन? तो भाई सबसे बेस्ट चीज कि भाई ये हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। आप बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर पे, लद्दाख में, वहां पर इसको इजीली यूज कर पाओगे। एंटी टैंक ऑपरेशन में इसको यूज कर सकते हो, और क्लोज एयर सपोर्ट, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा सरफेस के बहुत पास में भी ट्रैवल कर सकता है, और इन सब पर्पस के लिए आप इस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को यूज कर सकते हो। क्या नाम है इसका? प्रचंड है। क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इंडस्ट्री डेवलप्ड अटैक हेलीकॉप्टर है। ओके, यहां पे प्रेसिडेंट मुर्मू जो है, ये किसके साथ खड़ी? ये हैं आपके चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह। ओके, तो ये कौन हो गए? आपके चीफ ऑफ एयर स्टाफ हो गए। इसी की तरह नेवी में भी हमने एक नई शिप को यहां पे अपना इंडक्ट किया है। व्हाट शिप? सो इट इज INS अंजदीप। अंजदीप एक कर्नाटका में एक बहुत फेमस आइलैंड का नाम है। तो उस आइलैंड के नाम पे हमने इस शिप का, इस हमारे जो वॉरफेयर शिप है, इसका नाम रखा है। क्या नाम है? INS अंजदीप है। क्या है ये हमारे सीरीज में फोर्थ है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर फॉर शैलो वाटर क्राफ्ट। ओके, सबमरीन से फाइट करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट हमने यहां पे इंडियन नेवी में इंडक्ट करा। शैलो वाटर में रहेगा, यानी जो लिटोरल एरियाज हैं, आसपास का एरिया है कोस्टल में, वहां पे ये शिप जो है मूव कर पाएगी। और अगर कोई उस एरिया में सबमरीन है विच कैन बी अ थ्रेट टू इंडिया, उसको ये वहां पे डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो यहां पे ये उस सीरीज में फोर्थ ऐसी एंटी शिप
सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट हमने इंडक्ट किया है। ठीक है, इंडस्ट्री डिजाइन एंड डेवलप्ड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने कंस्ट्रक्ट किया है? तो एक कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के अंदर में। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता की ये कंपनी है। ओके, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस कंपनी कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और इसकी मोनोपोली है जब इसमें शिप बिल्डिंग में आती है। ओके, ये किस में आएगा? कोस्टल और शैलो वाटर्स में काम करेगा, डिटेक्ट, ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज एनिमी सबमरीन्स। यहां पे आपके जो एडमिरल हैं, जो नेवी के हेड हैं, वो यहां पे इसको साइन कर रहे हैं, इसके इंडक्शन सेरेमनी को हेल्ड कर रहे हैं। यू टेल मी कि अभी करंटली नेवल चीफ कौन है? ठीक है, मेरे पास तो नाम लिखा हुआ है यहां पे। ओके, बट यू टेल मी इंडिया के अभी नेवी चीफ कौन है? मैंने आपको एयर चीफ बता दिया, नेवी चीफ आप बता दीजिए। आई एम श्योर आर्मी चीफ आपको पता ही होगा। नहीं पता है और सीडीएस नहीं पता है तो उनको भी पता कर लेना। अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए करंटली नेवी चीफ कौन है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, जोया इज द वन जिसने सही आंसर दिया है। हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अब हिंदू से भी एक दो आपके जो वन लाइनर है उसको देख लेते हैं। एक ही वन लाइनर आई थिंक यहां से। तो अगेन ये जो स्पेसिफिक मैं आपको स्कीम बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपके इस बार इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एलेट में आए थे और बाकी के लॉ एंट्रेंस एग्जाम में भी स्कीम जो होती है फेमस स्टेट लेवल की स्कीम्स भी पूछ ली जाती हैं। तो ये स्कीम्स हैं कुछ जो आप देख सकते हो। तो ये स्कीम है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसके अंदर में जो आपकी एलिजिबल वुमेन है, जिन वुमेन्स के लिए ये करी गई है, सबको नहीं मिलेगा, सारी वुमेन्स को जो लेट्स से कि जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, एक लेवल से कम है, उनको 1500 पर मंथ का फाइनेंशियल असिस्टेंस महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है थ्रू दिस माझी लड़की बहन योजना। क्या है ये एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वेलफेयर स्कीम है, यानी कि डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा यहां पे डिपॉजिट किया जाता है। ओके, कंटेक्स्ट ये है कि अभी वहां पे बजट आया है तो उनसे सवाल पूछा गया कि लड़की बहन योजना जो है आपकी, ये इसका जो बजट है वो बहुत ज्यादा है, तो क्या आप इसको बिना बजट को डिस्टर्ब करे कर पाओगे? तो मिनिस्टर ने सिंपल डिपार्टमेंट कहा है कि अगर बाकी जगह भी फिस्कल स्ट्रेन होगा, बाकी डिपार्टमेंट के पास में पैसा कम भी होगा, तो भी स्कीम को हम प्रायोरिटी पे रखेंगे। इस स्कीम के पैसे को हम कम नहीं करेंगे टू सपोर्ट अदर स्कीम्स और अदर डिपार्टमेंट्स। तो यहां पे देखते हैं कैसे वो उसको डील करते हैं, बट यस ये स्कीम कंटिन्यू करी जाएगी। ओके, ऐसा नहीं है दिस इज द ओनली स्टेट जो इस टाइप की स्कीम को रन करता है। सबसे पहली स्टेट जिसने इस टाइप की स्कीम रन करी थी वो उड़ीसा थी। ठीक है, उड़ीसा थी, ओडनी समथिंग कुछ उड़ियन नाम था उसका, उस स्कीम का, लेकिन सबसे पहली स्टेट जिसने ऐसी स्कीम लॉन्च करी थी वो उड़ीसा थी। ओके, उसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा और कौन सी स्टेट हैं जो इस तरह की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स करते हैं? तो ये सारी स्कीम आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, दिल्ली और छत्तीसगढ़। दिल्ली ने अभी स्टार्ट नहीं करी है, ये प्रपोज्ड है। बाकी सारी जो हैं वो रन कर रही हैं। ओके, तो लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की बहुत फेमस स्कीम है और ये स्कीम मैं बस इसलिए आपको एक चीज बताता हूं, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं जो इलेक्शंस को फॉलो करते हैं, इलेक्शंस को स्टडी करते हैं, दे फाउंड कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था मध्य प्रदेश का, उसके अंदर में एक स्कीम जिसने सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया था इलेक्शंस को, वो लाडली बहन योजना थी, जिसके अंदर में एमपी गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही थी विमेन को। सो कहीं ना कहीं यहां पे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ये विमेन को सोशली भी हेल्प करती हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकली भी हेल्प करती हैं। इसीलिए शायद महाराष्ट्र के जो फाइनेंस मिनिस्टर वो ये कह रहे हैं कि ये स्कीम को हम प्रायोरिटी पे रखेंगे, बिकॉज अगर ये स्कीम इन्होंने फुलफिल नहीं करी तो शायद इसका पॉलिटिकल कॉस्ट भी हो सकता है। ओके, एनीवे, सो दिस इज योर स्कीम और बाकी स्कीम्स भी आपके सामने है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लाइक आई सेड, ये सारे आपके आज के न्यूज हेडलाइन से इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गई होगी। विद रिगार्ड टू योर जीडीपी एंड पाकिस्तान अफगानिस्तान क्वेश्चन, उन दोनों टॉपिक्स को अगर आपको समझ नहीं आया है, मैं आपको एडवाइस करूंगा उनको फिर से देखिएगा। ओके, फिर से देखिएगा, सो दैट अगर आपको कोई वहां पे डाउट है तो आप डाउट हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो उनके नोट्स बना लेना इफ इट इज फेवरेबल टू यू। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपके मोस्ट अवेटेड 20 जीके क्वेश्चंस के ऊपर पे। आई होप आपको आज का न्यूज एनालिसिस समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आ गया है तो आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। कुछ मैं इसमें जरूर से ट्रिकी क्वेश्चंस रखता हूं, सो दैट जो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, उनको भी यहां पे कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिले। सिंपल है, और आंसर देने के लिए जो भी नंबर है वो लिखना है और उसके आगे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लिखना। अगर आपको 1
ए सही लगता है तो 1A कर देना, बी सही है तो 1B, फिर 1C 1D। ओके, इस तरीके से आपको आंसर करना है। ओके ओके जोया, नाइस, यू हैव गिवन द राइट आंसर। इट इज दिनेश के त्रिपाठी जो आपके नेवी के चीफ हैं। गुड। ओके ओके, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। करंटली दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? ओके, तो यहां पे चारों ही फॉर्मर सीएम्स रह चुके हैं आपके। मनीष सिसोदिया तो चलो डेप्यूटी सीएम रहे थे, ये कभी सीएम नहीं बने, लेकिन ये तीनों जो हैं ये आपके सीएम्स रह चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जो थे वो सीएम थे आपके एक्साइज पॉलिसी के टाइम पे। आतिशी मरलेना जो है ये आम आदमी पार्टी से विमेन चीफ मिनिस्टर थी। ओके, नॉट द फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर। फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर पता है किसी को दिल्ली की कौन थी? आप कमेंट बॉक्स में अगर कोई मुझे बता सकता है दिल्ली की फर्स्ट विमेन सीएम कौन था। ओके, एनीवे, अभी करंटली बीजेपी की गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर में और इट इज हेडेड बाय रेखा गुप्ता। तो फर्स्ट का आंसर है ए। इनसे पहले कौन सीएम था? इनसे पहले आतिशी मरलेना जो थी आपसे वो थी, तो फर्स्ट का ए हो जाएगा। ओके, सेकंड पे आते हैं। सेकंड, द प्राइमरी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस इन इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस को यहां पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन सी मेन अथॉरिटी है? सेकंड का आंसर आप क्या दोगे? बिल्कुल सही, जोया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। गुड, इट इज सुषमा स्वराज ओनली। कई लोगों को लगेगा शीला दीक्षित है, लेकिन उससे पहले सुषमा स्वराज बीजेपी से, शी वाज द फर्स्ट सीएम, विमेन सीएम ऑफ दिल्ली। ओके, सेकंड का आंसर बिल्कुल सही दिया है जोया ने। इट इज 2C, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज द मेन एजेंसी। नेक्स्ट पे आते हैं, लेट्स सी आप इसको आंसर कर पाते हैं क्या? हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट? यश रवनी बिल्कुल सही, 2 का आंसर सी है। प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन है? देखते हैं आप आंसर कर पाते हैं क्या। ए नहीं है, डी नहीं है, 2 मैंने आपके लिए कैंसिल कर दिए। अब कर सकते हैं। थर्ड का आंसर क्या है? थर्ड का आंसर है बी, राहुल नवीन। ठीक है, थर्ड का आंसर बी है। फोर्थ पे आ जाते हैं। ओके, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यूजुअली जो लगता है हमें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसके अंदर में आना चाहिए, वैसा नहीं है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बिकॉज फाइनेंशियल ऑफेंसेस से डील करता है, तो इस वजह से ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट है उसमें आता है। सो इट इज नॉट अंडर दीज, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी। फिफ्थ पे आ जाते हैं। द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन लाइन किसके बीच में? इंडिया चाइना। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान। लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया पाकिस्तान। दुरन लाइन इंडिया नॉट इंडिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो फिफ्थ का आंसर क्या है? बिल्कुल सही आपका आंसर है। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही। सिक्स पे आ जाते हैं। ओके, कौन सा साल था जब सोवियत यूनियन ने मिलिटरीली इंटरवीन करा था अफगानिस्तान के अंदर में? सो वी रेड अबाउट इट। 73 में वहां पे जो मोनार्की वो एंड हो जाता है। उसके बाद एक पपेट गवर्नमेंट सोवियत यूनियन स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट, वो फेल हो जाता है। फाइनली खुद इंटरवीन करता है और 1989 तक वहां पे रहता है। लेकिन वो शुरुआत कब होती है? 1979 में। तो सिक्स का आंसर है ए। सिक्स का आंसर हो जाएगा ए। ओके गुड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेवेंथ, तालिबान रीगेन कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान। इन तालिबान ने वापस कंट्रोल कब किया था? तो हमने तो डेट भी पढ़ी है, 15 अगस्त। बट ईयर क्या है? 2021। तो यहां पे सेवेंथ का आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। एट पे आ जाते हैं। ओके, नई जीडीपी सीरीज किसने रिलीज करी है? कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको रिलीज करती है? तो हमने डिपार्टमेंट भी पढ़ा था, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो एट का आंसर हो जाएगा ए। नाइन्थ पे आते हैं। इंडिया की नई जीडीपी सीरीज हैज अडॉप्टेड विच बेस ईयर? इंडिया की जो नई जीडीपी सीरीज है उसने कौन सा नया बेस ईयर करा है? तो वो है फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 10th पे आ जाते हैं। ओके,
थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक हो रही है। इनमें से कौन सा रीजन नहीं है जीडीपी बेस ईयर को शिफ्ट करने का, यानी एक इसमें से रीजन नहीं है, बाकी तीन है। ओके, पहला है टू अलाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यस बिल्कुल ये सही है आपका। टू इनकॉर्पोरेट न्यू डेटा सोर्सेज, ये भी बिल्कुल सही है आपका, ये भी रीजन है। टू रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, ये भी सही है आपका। सर्विसेज का सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ है और एग्रीकल्चर का कम हुआ है, तो ऑब्वियसली उसको शोकेस करने के लिए हम कर रहे हैं इसको। टू परमानेंटली इंक्रीज जीडीपी ग्रोथ रेट, ऑब्वियसली इसको तो नहीं करेंगे ना, तो रीजन क्या हो गया, नहीं कौन सा है, 10th का सी है, बिल्कुल सही जोया। 11th पे आते हैं, एडवाइजरी कमिटी फॉर द न्यू जीडीपी सीरीज को चेयर किसने किया था, हेड कौन था, तो हमने पढ़ा था प्रोफेसर है, प्रोफेसर का नाम क्या है, स्टैटिस्टिक के बीएन गोलदार, तो 11th का आंसर हो जाएगा बी। 12th पे आते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स किसे कहा जाता है इंडिया में, हु इज वाइडली नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बिल्कुल सही जोया। किसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न, तो हमने पढ़ा है पीसी महालोबिस, प्रफुल्ल चंद्र महालोबिस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 13th, विच कंपनी हैज इमर्ज्ड एज द न्यू एक्वायरर ऑफ वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी, कौन सी कंपनी ने फाइनली उसको करा है। ओके, तो यहां पे तो ये तो इजी हो गया क्योंकि नेटफ्लिक्स तो मैंने ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहां पे आंसर क्या है, बी पैरामाउंट। 13 का आंसर हो जाएगा बी। ओके, किसने विड्रॉ कर लिया, ओके इसीलिए नहीं था वहां ऑप्शन, वो यहां पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, नेटफ्लिक्स वाज सपोज टू एक्वायर वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी बट उसने बैकआउट कर दिया, सो इट विड्रू। 15 पे आ जाते हैं, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, माझी सोच के आप समझ जाना कि महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो 15 का आंसर क्या दोगे आप, ए, बिल्कुल सही। नाइस गुड, रियली अप्रिशिएट कि आप सही आंसर्स दे रहे हैं सब। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना इज मेनली कैटेगराइज्ड एज, किस टाइप की स्कीम है ये, तो इसमें मैंने आपको बताया कि विमेन वेलफेयर के लिए डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा जा रहा है, ऐसी स्कीम्स को हम बोलते हैं डीबीटी स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। 16 का आंसर इसलिए सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दिया है सोया। यश रवनी बिल्कुल सही है। प्रचंड इज अ नेम गिवन टू इंडिया, प्रचंड किसका नाम है, क्या वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, नहीं। क्या फाइटर जेट है, नहीं। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, नॉट फॉर यूटिलिटी, इट इज अ कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, फाइट करने के लिए है। 17 का आंसर है सी, और इसका एक की फीचर क्या है, हाई एल्टीट्यूड में भी हम इसे यूज कर पाएंगे, तो 17 का आंसर बी नहीं है, इट इज सी। 18 पे आ जाते हैं, HAL का हेडक्वार्टर कहां पे है, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ HAL। 18 का आंसर आप क्या दोगे, HAL का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये आपका एक बोनस क्वेश्चन, बोनस क्या, ये पढ़ाया नहीं था मैंने, आई न्यू कि इसमें है। ओके, कहां पर है, बेंगलुरु में है। 18 का आंसर क्या है, डी है। 19 पे आते हैं, 19 करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है जी, कौन है एयर चीफ स्टाफ, तो ये तो पुराने हैं, अभी कौन है, AP सिंह। 19 का आंसर ए। ट्वेंटिएथ पे आ जाते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली इंडक्टेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, जो सबसे नहीं 4th इन सीरीज है एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट, उसका नाम हमने क्या रखा है, उसका नाम है INS अंजदीप, तो 20th का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फाइनली लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिनेश के त्रिपाठी करंटली सर्व्ड ऐसा, अब देखो इनके आगे अगर मैंने इनका पोस्ट लिख दिया होता, इनका डेजिग्नेशन, तो आप शायद गैस कर पाते, तो मैंने उसका डेजिग्नेशन हटा दिया यहां से। दिनेश के त्रिपाठी करंटली कौन है, क्या वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, वो तो AP सिंह है। क्या डिफेंस सेक्रेटरी है, नहीं। क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS है क्या इंडिया के, नहीं है। वो कौन है, वो नेवल चीफ एंड चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है, तो 21st का आंसर क्या है, ए है। ओके, तो श्रवनी 18 का आंसर डी है, बी नहीं है। HAL का हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर में है, इफ माय नॉलेज सर्व्स मी राइट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के 21 GK क्वेश्चंस एंड वी हैव डन
ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस. स्टिल इफ यू फील लाइक कुछ लेफ्ट हो गया है, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट सेशन में उसको कवर किया जाएगा. ओके और कोई सजेशन, कमेंट, फीडबैक कुछ भी आप जो हमें बेटर करने के लिए हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज उसको भी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए. हम हमारे न्यूज एनालिसिस में या कोई नया आप उसमें एडिशन चाहते हैं, कोई और नया आप सेगमेंट स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. ओके आपका फीडबैक हम प्रॉपरली उसको इंप्लीमेंट करेंगे. ओके तो इसके साथ थैंक यू श्रवनी. इसके साथ आज का सेशन एंड करते हैं. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे.